हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने भारत का भौगोलिक परिचय और दोस्तों कुछ शब्दावलियां बताई थी और टॉपिक बताए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विस्तार के साथ में भारत का भौगोलिक परिचय। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अच्छे मन से पढ़ाई करते रहे। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो ये मैप आपको दिख रहा होगा और मैप में इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो ये मैप में जो ऊपर की दिशा होती है ये आपकी हमेशा कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और नीचे जो दोस्तों दिशा होती है ये आपकी कौन सी है? दक्षिण दिशा। क्लियर? तो ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे कौन सी है? दक्षिण। और ये जो दिशा आपकी होती है पूर्व दिशा, पूर्व। और ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है दोस्तों? पश्चिम दिशा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। क्लियर? तो आप दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ठीक है। अब बात करें तो जरा इस वाले इमेज पे गौर करें। इतनी आकृति ये जो आप देख पा रहे हो, जो मैंने गोला किया है, इस वाले भारत को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। कौन सा भारत? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत। तो इस वाले भारत को क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत दोस्तों कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत। अब इस पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य है तो जरा देखना। ये जो उठी हुई आकृति देख पा रहे हो, यहाँ पर उठी हुई आकृति जो दिख रही है, तो इस पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर जो राज्य है ये आपका कौन सा राज्य है? सिक्किम है। सिक्किम। क्लियर? कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो उठी हुई आकृति पर ये जो राज्य आप देख पा रहे हो ये हमारा कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक है। इधर अगर बात करें, ये वाला जो राज्य है ये आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश ये, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में इधर जो ये राज्य आपका है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड। क्लियर? कौन सा राज्य? नागालैंड। ठीक है। नागालैंड के बाद इधर जो हम लोग देख पा रहे ये वाला जो राज्य मिलेगा ये कौन सा है? मणिपुर। ठीक है। मणिपुर। मणिपुर के नीचे जो राज्य लगा हुआ है वो आपका कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बाद जो दोस्तों राज्य है यहाँ पर ये आपका कौन सा है? त्रिपुरा। क्लियर? त्रिपुरा के बाद जो राज्य इधर लगा हुआ है इधर कौन सा है? मेघालय। क्लियर? कौन सा राज्य है? मेघालय। और मेघालय के बाद यहाँ जो बीचों बीच राज्य है वो कौन सा है? असम। तो जरा देखो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। तो ये जो 8 राज्य हैं इन्हीं को मिला करके ही पूर्वोत्तर भारत बोला जाता है। पूर्वोत्तर भारत बोला जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य आते हैं तो टोटल 8। कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इन 8 राज्यों को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत। ठीक है दोस्तों, इन 8 राज्यों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। तो अब आप लोग ध्यान रखना, तो अगर कहे पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इधर वाले हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा दिख रहा होगा इतना वाला, ये वाला पार्ट। क्लियर? ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा? दक्षिण भारत। कौन सा भारत? दक्षिण भारत, या आप पढ़ते होगे प्रायद्वीपीय भारत। चाहो तो इसी को दक्षिण भारत बोल दो या चाहो इसी को आप क्या बोल सकते हो? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। अब इस दक्षिण भारत में दोस्तों कौन कौन राज्य आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो के मैं बढ़ा रहा हूं, मतलब कर्नाटक राज्य हो गया। कर्नाटक के नीचे
के ई मतलब केरल राज्य हो गया। केरल के इधर में टी एन तमिलनाडु राज्य हो गया। तमिलनाडु के ऊपर है एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और इधर आपका कौन सा हो गया, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तो दक्षिण भारत में 5 राज्य आते, कौन कौन, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस 5 राज्यों को मिलाकर के ही दोस्तों क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो इन 5 राज्यों को मिलाकर के दक्षिण भारत, और इन 8 राज्यों को मिलाकर के कौन सा भारत बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। ये पूर्वोत्तर भारत आपका कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए आगे और देख लेते हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से मन से डिटेल के साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे। अच्छे से आप बस नोट्स बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, तो जरा देखते हैं। आपने नाम सुने होंगे केंद्र शासित प्रदेश। एक नाम आपने सुने होंगे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब केंद्र शासित जो प्रदेश है वर्तमान में टोटल कितने हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं, ऐसे प्रदेश जिन पर सीधे नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, ऐसे प्रदेशों को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी जिन पर सीधे नियंत्रण केंद्र सरकार का, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आइए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएगा। पहले तो ये एक हुआ करता था, और अब जो उसका नाम है लद्दाख है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के नीचे एक केंद्र शासित जो प्रदेश हमें मिलेगा वो आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू के बाद इधर जो हमें केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा वो कौन सा है, दिल्ली, दिल्ली। और दिल्ली के बाद पंजाब में इधर बात करें तो जो केंद्र शासित प्रदेश हमें मिलेगा वो कौन सा है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। क्लियर, तो ये 4 आपके हो गए। तो सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश आपके हो गए ये। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों ध्यान रखना जरा। देख रहा है, कट तो नहीं रहा, कट रहा हल्का सा। चलिए अब आते हैं, अब क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमें केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीप, ये तो दोनों मिलाकर के दोस्तों एक ही राज्य कर दिए गए। तो चाहो तो दादरा एवं नगर हवेली या दमन दीप 31 अक्टूबर 2019 को, या 19 से दादरा नगर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया गया। ठीक है, इधर दोस्तों हम लोग बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश और मिलेगा जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। क्लियर, ये भी आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इधर अगर बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश हमें मिलेगा पुदुचेरी, पुदुचेरी। क्लियर, और पुदुचेरी के बाद इस वाले हिस्से में इधर हमें कौन सा मिलेगा, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार। ठीक है, तो वर्तमान में ये आपके क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। यानी ऐसे प्रदेश जिन पर सीधे नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और ये 8 की आपकी स्थिति है जहां जहां पर मैंने भरे हुए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं इसी में और क्या क्या रहेगा मामला। चलिए आगे देखते हैं।
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक आपने नाम सुना होगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, क्लियर। ये दोस्तों एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत के पड़ोसी देश। टोटल कितने हैं? 9 आपके देश हैं। इस 9 का जो विभाजन किया जाए तो 7 है स्थलीय सीमा पर। 7 जो हैं उनकी सीमा भारत की कैसी लगती है? स्थलीय सीमा, ठीक है। और 2 जो देश है वो समुद्री सीमा पर। 2 आपके कैसे हैं? समुद्री सीमा। 2 देश कैसी सीमा पर है? समुद्री सीमा, क्लियर दोस्तों। ये आपके 7, 2 टोटल कितने हो गए? 9 भारत के आपके पड़ोसी देश हैं। कौन कौन है, कहां पर है, तो ये सब बेसिक जानकारी आप जान लो, फिर तो चैप्टर बराबर आपका चलता रहेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले ये जो आपको आकृति कटोरे के जैसी दिख रही, ये आपका कौन सा देश हो गया? नेपाल। नेपाल के बाद यहाँ पर जो लगा हुआ चीन, ठीक है। चीन के बाद ये जो स्थिति आप देख रहे हो भूटान, क्लियर। भूटान, भूटान के बाद यहाँ पर जो दोस्तों लगा हुआ म्यांमार, ठीक है। और ये जो स्थिति देख रहे हो यहाँ पर है दोस्तों बांग्लादेश। म्यांमार के बाद कौन सा हो गया? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और इधर दोस्तों हम लोग बात करें तो आपका कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा रहेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद इस हिस्से में आपका पाकिस्तान, क्लियर। तो जरा देखो, अब इन देशों को गिनो जरा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 और 7 देश हो गए। 7 देश, क्लियर। ये 7 हो गए। यही जो 7 देश हैं इनकी ये जो स्थलीय सीमा पर स्थित है। क्यों? क्योंकि ये इस वाले हिस्से पर कोई जल नहीं, आप देख लो पूरा स्थल भाग है, तो ये स्थलीय सीमा पर स्थित हो गए। अब जलीय सीमा पर जो आपके देश है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो एक देश आपका है मालदीव, ये जलीय सीमा या समुद्री सीमा पर स्थित है। और इधर बात करें जो लटक रही है उसका नाम क्या है? श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका देश लटक रहा है। तो जलीय सीमा पर आपके कौन से 2 देश है? एक आपका मालदीव और दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। तो ऐसे भारत के जो टोटल हैं पड़ोसी देश वो कितने? 9 देश हैं, जिसमें से 7 देश स्थलीय सीमा पर है और 2 हमारी समुद्री सीमा पर, क्लियर। चलें स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग और आगे कुछ बात करते हैं और अच्छे से। क्योंकि जब तक हम लोग डिटेल के साथ एक एक पार्ट ना ही देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा ज्योग्राफी पढ़ाने में। और हर चीज मैप में होना चाहिए दोस्तों, ज्योग्राफी का ये नियम है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, भारत की स्थिति पर आते हैं। भारत की स्थिति, तो सबसे पहले एक हेडिंग देते हैं दोस्तों, कौन सी? भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, ठीक है। तो भारत की स्थिति हम लोग क्या देते हैं? हेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो भारत की स्थिति में सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे अक्षांशीय दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। तो भारत की स्थिति हम लोग अब किस दृष्टि से देख रहे हैं? अक्षांशीय दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से। तो अब दोस्तों जरा देखो, अक्षांशीय दृष्टि से अगर दोस्तों हम लोग भारत की स्थिति की अगर बात करें तो जरा देखना थोड़ा अक्षांश के हिसाब से भारत की स्थिति क्या रहेगी अक्षांशीय दृष्टि से, ठीक है। तो गौर करना, जरा देखना दोस्तों। ये मैंने क्या दोस्तों एक ग्लोब बना लिया इस तरीके से, ये मैंने ग्लोब बना लिया। और ये जो रेखा आपकी हो गई, कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये हो गई
क्लियर। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो गोलार्ध दोस्तों होता है वो कौन सा गोलार्ध होता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो गोलार्ध होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। अब जो अपना भारत है दोस्तों वो है कहां पर, स्थित कहां पर है? तो इस वाले हिस्से पर। ये भारत की स्थिति है, ये भारत आपका हो गया, ये आपका क्या है? भारत। ठीक है। अब ये जो भूमध्य रेखा है तो ये आपका क्या हो गया? 0 डिग्री वाला अक्षांश। ऐसे ही यहां से दोस्तों जब हम खींचेंगे तो एक अक्षांश खींचेंगे 1 डिग्री वाला अक्षांश, ऐसे ही हम लोग खींचेंगे 2 डिग्री वाला अक्षांश। मतलब कैसे खींच रहे हैं? ये इसका केंद्र हो गया, यहां पर आप चांदा रखो और 0 डिग्री कोण बनाओ तो एक लाइन इधर जाएगी, एक इधर, दोनों को मिला दो 0 डिग्री। ऐसे ही 1 डिग्री कोण बनाओ तो एक लाइन इधर, एक लाइन, दोनों को मिला दो तो 1 डिग्री वाला। तो ऐसे ही अक्षांश रेखाएं खींचते चले जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो अब अगर आपसे कहे कि अक्षांशी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अक्षांशी दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पहला आप लोग आंसर समझ गए कि अक्षांशी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे अक्षांश रेखाएं आप खींच दो, चाहो कितनी भी खींच दो ऐसे, ये तो भारत देखो रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में, नीचे भी खींच दो उसका कोई फर्क तो है नहीं। तो पहला जो आपका आंसर हो गया कि भारत अक्षांशी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर। चले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अब ये तो हो गया अब देशांतरी दृष्टि से, देशांतरी दृष्टि से, देशांतरी दृष्टि से। क्लियर दोस्तों। देशांतरी दृष्टि से, तो देशांतरी दृष्टि से भारत की स्थिति देखते हैं। तो आइए देखते हैं जरा देशांतर के हिसाब से। तो ये मैंने एक ग्लोब खींच लिया हुआ, ठीक है, और ये एक देशांतर रेखा खींच दी 0 डिग्री। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। तो जरा खींच लेते हैं। ऊपर ये उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। आप भूमध्य रेखा डाल दें, तो भूमध्य रेखा अगर डाला जाएगा तो आपका जो भारत है वो दोस्तों यहां पर ये ऐसे स्थित है भारत। क्लियर। ये तो अगर ये लाइन ऐसे पड़ी है तो ऊपर की ये दिशा उत्तर हो गई मान लेते हैं, ठीक है, ये दक्षिण और ये दिशा हो गई पूर्व। क्लियर। ऐसे ये लाइन है ऐसे, तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब दिशा। तो देशांतरी दृष्टि से अगर कहे देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। ये आपका हो जाएगा। तो दो बातें हो गई। अगर कहे देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है तो आपका आंसर पूर्वी गोलार्ध में। अगर कहे अक्षांशी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर दोस्तों। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप लोग ध्यान रखना, बाकी डिटेल बर्ड ज्योग्राफी में रेखाओं पर देखेंगे, अक्षांश और ये सब। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आते हैं किस पर? विश्व में भारत की स्थिति। किस पर आते हैं? विश्व में भारत की स्थिति। क्लियर। भारत की स्थिति। तो अगर कहा जाए कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है, तो विश्व में भी देख लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आइए देखते हैं जरा। करना क्या, वही बात है, एक ग्लोब ऐसे खींच लो इस तरीके से दोस्तों,
ठीक है, इस तरीके से ये भूमध्य रेखा हो गई या 0 डिग्री वाला अक्षांश हो गया, और ये 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर की दिशा आपकी क्या हो गई, उत्तर, और ये दक्षिण दिशा हो गई। इधर ये पूर्व और इधर क्या हो गई, पश्चिम दिशा आपकी हो गई। भारत कहाँ स्थित है, तो भारत आपका यहां पर ये स्थित है। कौन, भारत, ये। ठीक है, अब जरा देखना गोलार्ध जो होता है, गोलार्ध का मतलब दोस्तों क्या होता है, गोलार्ध का मतलब आधा भाग होता है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो आधा भाग ये गोलार्ध और नीचे वाला, तो इसके हिसाब से भूमध्य रेखा जो ये पड़ी हुई है, इस भूमध्य रेखा के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया, विश्व में भारत की स्थिति। और अगर देशांतर के हिसाब से देखें, ऐसे भूमध्य रेखा हटा दे तो ये आधा भाग गोलार्ध हो गया, इसके हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में आपका हो गया। तो विश्व में अगर भारत की स्थिति कहे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो जरा देखना, गलती मत करना दोस्तों, तो जरा देखना विश्व में भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 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 क्लियर दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पर डैश लगा दोगे, उत्तरी गोलार्ध डैश पूर्वी गोलार्ध, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो देखो देखो, इस वाले पार्ट पर जरा ये करो गौर, फिर ये गोला नहीं हो जाएगा, ये पूरे गोले का 1/4 पार्ट हो जाएगा। डैश लगाने का मतलब ये दिशा बताने लगेगा, उत्तर पूरब दिशा। लेकिन डैश नहीं लगाना, कथन को ऐसे लिखना है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब भूमध्य रेखा के हिसाब से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध। डैश कर दोगे तो फिर ये दिशा बताने लगेगा, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, यानी गोले का 1/4 पार्ट। तो आप ध्यान रखना, अगर कहे विश्व में भारत की स्थिति तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे दोस्तों बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग दोस्तों, ठीक है, आप ले लो, क्लियर दिख रहा होगा, ऊपर का कट रहा था। अब आइए दोस्तों, हम लोग आते हैं मैप पर अपने, चलिए देखते हैं, जहां से शुरुआत की थी फिर वहीं पर आ गए। तो जरा दोस्तों देखो मैप में, यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो एक बिंदु मिलेगा हमें, और उस बिंदु का नाम है दोस्तों इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। ठीक है, दिशा उत्तर है, तो अगर कहे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे उत्तरी जो है बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, क्लियर। अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल। और ये जो राज्य है ये कौन सा है दोस्तों, आपका लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर था, अब क्या हो जाएगा, लद्दाख। क्लियर। तो अगर कहे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां पर है, लद्दाख में स्थित। ठीक है, इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें, अगर कहे क्या भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो जरा देखो, पूरब में बात करें तो यहां पर दोस्तों एक बिंदु मिलेगा कि विथु या इसी को और क्या कहते हैं, बालांगू, कि विथु या बालांगू। और ये जो राज्य है दोस्तों कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। जहां से मैंने ये लगाया तो अरुणाचल प्रदेश में है ये, कि विथु या बालांगू। ठीक है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, कि विथु या बालांगू, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या पूरब दिशा में स्थित बिंदु कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कि विथु या बालांगू आपका कहां पर है, पूर्वी बिंदु है, कि विथु या बालांगू। ध्यान रखना दोस्तों,
दो बातें हुई। अगर कहे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा काल कहां पर है, लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, कि विथुया बालांगू कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद इधर आते हैं दोस्तों, यहां पर एक बिंदु हमें मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम है सरक्रीक, सरक्रीक, या दोस्तों इसी का एक नाम और है, गुहार माता, सरक्रीक या गुहार माता, ठीक है। कहां पर है दोस्तों ये बिंदु, गुजरात, गुजरात। सरक्रीक या गुहार माता आपका कहां पर है, गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। अब जो सरक्रीक या गुहार माता है गुजरात में, तो ये भारत का कैसा हो गया, सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु आपका हो गया। कैसा बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो अगर आपसे कहे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सरक्रीक या गुहार माता, सरक्रीक या गुहार माता, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने तीन बातें देखी। कौन कौन तीन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के विथुया बालांगू अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गुहार माता कहां पर है, गुजरात में, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीजें आप ये समझ पाए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग और कुछ देखते हैं, और भी दोस्तों कुछ बातचीत अब ये कर देंगे इसी में, तो देखते हैं जरा दिख रहा क्लियर है। आइए अब दोस्तों इस वाले हिस्से पे आते हैं, तो जरा देखना दोस्तों, गौर करना। देखो ये जो काली लाइन दिख रही है आपको भारत के मैप की, यहां से जब हम नीचे जाएंगे तो जलीय सीमा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इधर आपके ये है और उधर आपके, तो जलीय सीमा शुरू हो जाएगी। इसको थोड़ा दोस्तों गैप करके लिखा है, क्योंकि नीचे अभी भरना है। ये क्या था, गुहार माता, और ये कैसा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। भारत का कैसा है दोस्तों, पश्चिमी बिंदु, क्लियर। ये लो, तो मैंने क्या बताया, इस लाइन को यानी भारत के जब बाहर जाएंगे तो जलीय सीमा शुरू हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों बात करें इस वाले हिस्से पर, तो एक हमें बिंदु मिलेगा दोस्तों यहां पर, और इस बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। क्या नाम है, कन्याकुमारी, या इसी को दोस्तों और क्या कहते हैं, कुमारी अंतरीप, या इसी को और क्या बोला जाता है, कुमारी अंतरीप, या इसी को दोस्तों और क्या कहते हैं, केप कैमोरिन। क्या बोला जाता है, केप कैमोरिन, क्लियर दोस्तों, केप कैमोरिन, ठीक है। तो और ये कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन है कहां पर दोस्तों, तो यहां पर एक स्टेट पड़ेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो अब अगर दोस्तों आपसे कहे, क्या कहे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, जरा देखो ये आपका क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, ये आपका हो गया, क्लियर। तो जरा देखो, अब मैंने मुख्य भूमि क्यों लगाई, क्योंकि इसके बाद स्थल भाग समाप्त हो जाएगा, फिर जलीय भाग आ जाएगा। तो अगर कहे अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप या केप कैमोरिन। ये तीनों एक ही बात है, कहां पर, तमिलनाडु में, क्योंकि यहां से स्थल भाग समाप्त हो जाएगा। इसलिए तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप या केप कैमोरिन, ठीक है। समझ गए मुख्य वाला मामला। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस हिस्से पर आते हैं। यहां पर दोस्तों हम लोग बात करें तो एक बिंदु मिलेगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों, या इसी को और क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट।
क्या बोला जाता है? पार्सन पॉइंट, या इसी को और क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। क्लियर? या इसी को और क्या कहते हैं? लाहेचिंग, या इसी का एक नाम और है दोस्तों इंदिरा पॉइंट का, वो भी मैं लिख देता हूं, लाहेचिंग। लाहेचिंग है दोस्तों ये, ठीक है? क्या है? लाहेचिंग, लाहेचिंग। और ये जो लाहेचिंग आपका है, ये आपका दोस्तों कहां पर है? अंडमान और निकोबार, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार। क्लियर दोस्तों? अंडमान व निकोबार, ठीक है? तो आप जरा देखो है क्या, ये है क्या है? ये है आपका दक्षिणी बिंदु, केवल दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। क्लियर? ये आपका है। तो आप समझ गए, जब कहे भारत का के ये ना लगाए, जब आपसे सीधे कहे कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, तब आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, या पार्सन पॉइंट, या पिगमेलियन पॉइंट, या लाइचिंग जो अंडमान निकोबार में है। और जब आपसे कहे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तब आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, या कुमारी अंतरीप, या केप कैमोरिन, तमिलनाडु। क्योंकि यहां से भूमि वाला पार्ट समाप्त हो जाता है, जल वाला। तो ये दक्षिणी और दक्षिणी दोनों में अंतर है, गलत मत करना दोस्तों। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ये रहा, और केवल भारत का दक्षिणी बिंदु का है तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, या लाइचिंग, ठीक है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या बालांगू अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरीक या गुहार माता गुजरात में, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, लाइचिंग, अंडमान निकोबार, और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, या कैप कैमोरिन। क्लियर? चलें स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, फिर आगे कुछ बातें और देखते हैं। ले लिया? चलिए आते, सब बात पे चर्चा हम लोग करते हैं। चीजों को आपको बस समझना है दोस्तों, सब कुछ मैं लिख दूंगा, भर दूंगा, बाकी आप अपने नोट्स में भरते रहना। आइए अब दोस्तों जरा देखो, अगर बात ये कहे कि अक्षांशी दृष्टि से भारत का अक्षांशी विस्तार कितना, दृष्टि नहीं, तो जरा समझना दोस्तों, ये आपका ग्लोब हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, और यहां पर आपका भारत स्थित है, ये ठीक है दोस्तों, भारत स्थित है। देखना, ये आपका एक ग्लोब हो गया और ये भारत हो गया। क्लियर? अब हम यहां पर ये अगर 0 डिग्री वाला अक्षांश है तो ऐसे एक अक्षांश 1 डिग्री वाला जाएगा, ऐसे ही 2 वाला जाएगा, 3 डिग्री वाला जाएगा, और एक अक्षांश ऐसे जाएगा तो भारत के नीचे से यहां से गुजरेगा। ठीक है? भारत के नीचे वाले हिस्से से, और यहां से गुजरने का मतलब एक अक्षांश जाएगा जो भारत के इस वाले हिस्से से गुजरेगा। यही तो बता रहा कि भूमध्य रेखा के ऊपर है तो स्थित है, और ये जो अक्षांश है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है? यानी 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो अक्षांश है वो भारत के सबसे नीचे बिंदु से गुजर के जाएगा उसके अनुसार। ठीक है? इसी प्रकार ऐसे अक्षांश रेखाएं ऐसे खींचते रहेंगे, फिर खींचेंगे, फिर खींचेंगे, तो एक अक्षांश यहाँ ऊपर से गुजरेगा इस तरीके से, और ऊपर से गुजरने का मतलब एक अक्षांश ऐसे आपके गुजरेगा यहाँ ऊपर से। ठीक है? तो नीचे जो देख रहे हो ये 8 डिग्री 4 मिनट का है, और जो ऊपर से अक्षांश गुजरेगा वो दोस्तों आपका कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट। तो अगर आपसे कहे भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप देखो सब कुछ उत्तरी में है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश में है। तो भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर?
उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध भी बोल सकते हो। इसके बाद देशांतर के हिसाब से दोस्तों जरा आते हैं। क्लियर? आइए देशांतर के हिसाब से देखते हैं जरा। अगर कहे भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये देशांतर रेखा हो गई और भारत यहां पर ऐसे स्थित है। तो जब देशांतर रेखा हम लोग खींचेंगे दोस्तों, तो देखो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ऐसे खींची जाती है, ऐसे खींची जाती है। तो एक देशांतर यहां से गुजरेगा इस वाले हिस्से से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक जो देशांतर रहेगा वो ऐसा आपका इस वाले हिस्से से गुजरेगा। ऐसा ही तो है, जैसे इस मैप के अनुसार आओ तो एक देशांतर यहां से गुजरेगा और ये जो देशांतर है यहां से जो गुजरेगा, इस देशांतर का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या नाम है? 68 डिग्री 7 मिनट। क्लियर? 68 डिग्री 7 मिनट। ऐसे ही खींचेंगे दोस्तों तो एक देशांतर मैप भारत के इस वाले हिस्से से गुजरेगा, मतलब कि एक देशांतर ऐसे गुजरेगा और इसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो अगर आपसे कहे भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर कहे भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश या पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी अक्षांश या पूर्वी गोलार्ध। तो अब आप समझ गए भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। अगर आपसे कहे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आपसे कहे तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर आपसे कहे पश्चिम से पूर्व की भारत की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो दो बातें हो गई। अगर आपसे कहा जाए क्या कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और अगर आपसे कहा जाए कि भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो विस्तार है, ये आपका कैसा है? अक्षांशी विस्तार। अगर कहे अक्षांशी, भारत की अक्षांशी विस्तार कितना है, और ये देशांतर वाला हो गया, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो ये आप लोगों ने कुछ बातें इधर देखी थी और कुछ भारत की स्थिति देखी थी और चारों बिंदु देखे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में इसी के आगे दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने पढ़ाया सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।